ओके, सो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या स्टार्ट कर दिया था? लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले तो स्केड्यूल बनाया था, वो स्केड्यूल बनवाओ चलो मेरे साथ यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या लिख रहे थे? लैंड लिख रहे थे, राइट। उसके बाद हमने क्या लिखा था? लेबर। फिर हमने क्या लिखा था? टोटल प्रोडक्ट। फिर हमने लिखा था क्या? एवरेज प्रोडक्ट। और फिर क्या लिखा था हमने? मार्जिनल प्रोडक्ट। तो बताओ ये स्केड्यूल किसको याद है? टोटल प्रोडक्ट बता दो सारे। जीरो से स्टार्ट करा था, जीरो वाले को हटा दो, चाहे टू से कर लेते हैं। 2, 6, आगे बताओ क्या था? 12, 12, 16, 14 नहीं था? नहीं 16 था, 16, 16, 18, 18, 18, 14। 14 नहीं है, डबल 18 है, उसके बाद से 14। हाँ हाँ, वो लिख दिया ना मैंने। हाँ ठीक है, डबल 18, 14, उसके बाद 8। 8, हाँ 8। ठीक है, ओके। लेबर यहाँ से हमने लिख लेते हैं 1, 2, 3, सर 4, हमने मशीनरी 5। ली थी। मशीन लेते हैं फिर, आज भी मशीन ले लेंगे। क्या जा रहा है, कुछ भी लिख लेते हैं। तो हमने ले ली मशीनरी। मशीनरी रहेगी हमारी फिक्स, तो हमने ले लिया था 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट करो। 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4। 3.6, राइट, मार्जिनल प्रोडक्ट 2, 4, 6, 4, 2, 0, -4, 0। -6। क्या बात है, राइट। सो लास्ट क्लास हमने जहां पर छोड़ी थी ये वहीं से ही कंटिन्यूएशन में है, और सारी क्लास वहीं से होती हैं। मतलब कहने का मतलब है डायरेक्टली जो हमने लास्ट क्लास में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, मैंने लास्ट में तुम्हें बताया था कि इनिशियली क्या हो रहा है जब हम एक मशीनरी पर लेबर लगा रहे हैं, तो हमारे जो रिटर्न्स हैं हर एडिशनल लेबर को लगाने से वो कैसे आ रहे थे? कैसे आ रहे थे वो रिटर्न्स? हर एडिशनल लेबर को एम्प्लॉय करने से जो हमारे रिटर्न्स आ रहे थे वो कैसे आ रहे थे? नहीं पढ़ा किसी ने? मैं बता देता हूँ, प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू में अगर पिछली क्लास का बिना पढ़े आओगे कोई फायदा नहीं है, और टेस्ट के अंदर तो फिर तुम्हें एकदम से ऐसे जो मिरर दिखेगा ना वो खुद देख नहीं पाओगे तुम, राइट। सो और वो भी तब जब मैं अगर बिल्कुल इजी टेस्ट बना दूंगा, जितना इजी एग्जाम में आने के चांसेस भी नहीं होंगे। सो वो भी नहीं कर पाओगे अगर इसके अंदर तुमने साथ साथ नहीं पढ़ा तो। अब चाहे कुछ भी हो, चाहे स्कूल में कुछ चल रहा हो, टेस्ट चल रहा हो या कुछ भी हो, बट अगर ये होमवर्क नहीं करे तुम लोगों ने, सो कुछ नहीं होने वाला। सो इनिशियली हर एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को लगाने से जो तुम्हारे रिटर्न्स आ रहे हैं वो क्या है? इंक्रीजिंग है, बिकॉज इंक्रीजिंग। मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो उस स्टेज को हमने बोला था क्या? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, फैक्टर क्यों? क्योंकि हम वेरिएबल फैक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दूसरा तो फैक्टर फिक्स्ड ही है। तो वेरिएबल फैक्टर की हर एडिशनल यूनिट को लगाने से जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे हमने कहा क्या? टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद हर एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर को लगाने से हमारे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कम होता जा रहा है। तो इसलिए हमने उसको क्या बोला? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू, डिमिनिशिंग ही सही रहता है वैसे। और उसके बाद तो ये हालात हो गए कि हम एक मशीन पे इतने ज्यादा लोग लगाने लग गए कि भाई कम से कम 18 यूनिट तो बन रहे थे पहले। अब तो भाई मशीन खराब हो गई, पेच निकल के इधर उधर गिरने लग गए, उसके स्क्रू निकल गए। और जितनी यूनिट्स पहले बना रही थी वो मशीन, अब उतनी यूनिट्स भी वो नहीं बना रही। सो हमने कहा दैट इज नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, राइट। सो इसके अंदर हम बार बार क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि भाई एक वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को बढ़ाने से जो रिटर्न्स हैं उनके फेजेस क्या क्या हैं? रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट के कम हो रहे हैं, या फिर नेगेटिव जा रहे हैं, राइट। तो ये जो हमने यहां पर बात करी है ना गाइस, इसको हम बोलते हैं क्या? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू
फैक्टर। अब सेंस बना रहा होगा ना लॉ का नाम, अब लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। अगर पहले नाम बता देता तो फिर एक्सप्लेन करने में मुश्किल होती, राइट? तब तक सस्पेंस में रह जाते। तो अब पता लग रहा है ना कि भाई इसको लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वो लॉ है जो हमें बताता है कि किस तरह वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को बढ़ा बढ़ा के आपके मार्जिनल प्रोडक्ट, आपकी जो एफिशिएंसी है वो लेबर की, या जो भी वेरिएबल फैक्टर है, रॉ मटेरियल, कुछ भी जो आपने लिया है, वो एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या नेगेटिव हो रही है। ठीक है, राइट। अब एक और बात देखो, इस लॉ के अंदर खास बात क्या है? प्रपोर्शन वर्ड सुना हुआ है आप लोगों ने? प्रपोर्शन, रेशियो, प्रपोर्शन वर्ड सुना हुआ होगा आई गेस, Yes, sir. है ना? प्रपोर्शन वर्ड मतलब हम किसी चीज को जब किस फॉर्म में लिखते In हैं, relation with. एक्स, हाँ ऐसे एक्स इज टू वाई। रेशियो प्रपोर्शन में थोड़ा सा फर्क होता है वैसे, बट हाँ इधर हम कह सकते हैं एक्स इज टू वाई। अगर मैं आपको बोलूं, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर एक्स को मैं बोल देता हूं दिस इज वेरिएबल फैक्टर लेट से, और y क्या है? फिक्स्ड फैक्टर। यहां पर इस स्टेज पर रेशियो क्या है? 1:1, राइट? यस और नो? उसके बाद रेशियो क्या है अगली स्टेज पर? 2:1, 3:1, 4:1, और सिमिलरली ऐसे कर करके कहां तक है? 8:1। यस और नो? सबसे पहले हमने एक लेबर एक मशीन से स्टार्ट करा और अल्टीमेटली हम 8 लेबर्स और 1 मशीन तक गए। उत्कर्ष, तोशाली, दीक्षा, अर्पिता, रिया, ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये तान्या, विधि? Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो इसका मतलब प्रपोर्शन बिटवीन, मेरी लाइन को सुनना जो मैं बोल रहा हूं, प्रपोर्शन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट? तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो प्रपोर्शन है फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की, प्रपोर्शन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर, या फिर इसको सिंपली ये लिख देता हूं ना, बिटवीन, या चलो आप पूरा लिख देते हैं, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन and variable factor of production is variable। ये लाइन याद नहीं करनी कुछ, बस ऑब्जर्व करना है कि जो प्रपोर्शन है वो कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, दैट प्रपोर्शन कीप्स ऑन चेंजिंग। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में हमने जितनी मशीन और जितनी लेबर की रेशियो से स्टार्ट करा उतने का उतना ही है। ये जो रेशियो है अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज वेरिएबल प्रपोर्शन। यस और नो? हम कह सकते हैं इट इज अ वेरिएबल प्रपोर्शन एंड नॉट अ फिक्स प्रपोर्शन। तो इसी के साथ इस लॉ का दूसरा नाम भी आ जाता है हमारे पास, क्या इसको हम कहते हैं? और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। तो देख रहे हो नाम के पीछे भी कितना लॉजिक है। सो दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो अब आपको पता लग गया कि इस लॉ के दो नाम हैं और दोनों नाम क्यों हैं, वो उनको ऐसा क्यों बोला जाता है। ओके, तो चलो अब एक स्टेटमेंट बनाते हैं इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, जिससे ये लॉ पूरा एक लाइन में एक्सप्लेन हो जाए। वो लाइन थोड़ी बड़ी होगी। सो क्या मैं ये बोल सकता हूं लॉ ऑफ वेरिएबल, साथ साथ आपको बनवाना पड़ेगा ये डेफिनेशन कह लो इसको, proportions states that keeping fixed factor constant, keeping fixed factor constant, हम इस लॉ में क्या कर रहे हैं? जो हमने यहाँ पर स्केड्यूल में कराया ना उसी को यहाँ पर सुंदर भाषा में लिखना है बस। ठीक है, अभी लिखने पे ध्यान मत दो, राइट? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या स्टेट करता है कि अगर हम फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रख लें एंड व्हेन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज्ड, फिक्स्ड फैक्टर को फिक्स रख लें, कांस्टेंट रखें, और यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते रहें, तो इनिशियली total product increases at what rate? Total product increases at
कैसे रेट पे इंक्रीज करती है सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन? इंक्रीजिंग रेट. इंक्रीजिंग रेट. Then it increases at कैसे रेट? डिमिनिशिंग रेट, राइट. कांस्टेंट नहीं लिखे हुए बीच में? नहीं, वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, वो तो हमने रिलेशनशिप के टाइम किया था ना. ये देखो यहाँ पर हमने उसको अलग से एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज की फॉर्म में करा. एंड फाइनली टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग. तो ये जो आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, यहां पर हमने कुछ भी नई बात लिखी है बताओ, या सिर्फ वही लिखा है जो हम पढ़ रहे थे अभी तक? बोलो, कोई भी नई चीज इधर लिखी है या सिर्फ वही लिखा है जो पढ़ रहे थे? वही लिखा है. और यही डेफिनेशन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की, राइट? कि भाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कीपिंग फिक्स फैक्टर कांस्टेंट, एंड इवन लिख सकते हो एंड टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, व्हेन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज्ड, initially total product increases at increasing rate, then it increases at diminishing rate, and finally it starts falling. Okay, सबका जवाब चाहिए मुझे. म्यूट करके क्यों बैठ गए हो? क्या हो गया? सब कुछ पढ़ लिया क्या? सब कुछ आ गया है? सबका यस और नो सुनना चाहिए. ओके, उसके बाद आ जाते हैं इस पे assumptions of the law. अगेन assumptions of the law. बताओ सबसे पहले तो मेरे को बताओ, ये जो हम कुछ भी कर रहे हैं ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन में हो रहा है या लॉन्ग रन में हो रहा है? शॉर्ट रन में. तो सबसे पहले assumption तो यही है. लॉन्ग नहीं, शॉर्ट. किसने बोला लॉन्ग? ये उत्कर्ष ही था वैसे. उत्कर्ष क्या हो गया? लॉन्ग क्यों बोला? लॉन्ग के अपोजिट शॉर्ट. अच्छा, लॉन्ग के ऑपोजिट शॉर्ट. ठीक है, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन है. शॉर्ट रन प्रोडक्शन को एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे, वेयर वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड रेस्ट इज, या वेयर वन फैक्टर इज फिक्स्ड एंड रेस्ट इज वेरिएबल. ठीक है, कुछ तो मेरे को टेक्नोलॉजी क्या है? फिक्स्ड है, मतलब कांस्टेंट है. हाँ, तो टेक्नोलॉजी इज गिवन लिख देते हैं हम. ये थोड़ा एक ही बात होती है, गिवन या फिर कांस्टेंट. और पता है एक और चीज है, क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि पहला दूसरा बंदा पहले से अच्छा है या तीसरा बंदा दूसरे से अच्छा है? ऐसा तो कुछ नहीं मान के चल रहे हैं ना. हम तो सिंपली ये मान रहे हैं कि भाई जब एक बंदे को काम करना ज्यादा अच्छा आता है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, राइट? बट ये सारे लेबर एक इक्वली एफिशिएंट है. तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, all the units of variable factor are homogeneous in nature. homogeneous का मतलब है क्या? equally efficient. इसका क्या मतलब है? equally efficient in nature. इसलिए मैं लेबर का एग्जांपल लेता हूं और मशीन का, इसमें ना रिलेट करना आसान होता है. ठीक है, ऑल द रॉ मटेरियल के अंदर भी समझ सकते हो. मान लो कि कोई शर्ट की फैक्ट्री है तो, और कॉटन, आप लेबर की जगह कॉटन ले रहे हो, तो इसका मतलब कॉटन की जो पहली यूनिट है दूसरी भी वैसी ही होगी. ऐसा तो नहीं है दूसरी वाली ज्यादा अच्छी है. इट्स जस्ट कि जब तक हमने दूसरी वाली को इंट्रोड्यूस करा तब तक पहली वाली कॉटन ज्यादा अच्छे से काम में आने लग गई है, राइट? और क्या assumption होगी? और ये होगी कि भाई जो प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, प्राइजेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक लेबर जितने पैसे पर काम करने आती है या एक मशीन एक घंटे में कितना तेल खाती है, that remains constant. Prices of factors of production remains unchanged. जैसे हम यूटिलिटी एनालिसिस में कहते थे ना कि कंज्यूमर का टेस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड,
कि भाई जब तक हम पूरा अपना प्रोसेस पढ़ रहे हैं तब तक हम मान के चलते हैं कि जो टेस्ट है कंज्यूमर का वो नहीं बदलता। सो उसी तरह से हम यहाँ पर ये कह रहे हैं। और लास्ट एजम्पशन है क्या जो हमने अभी करा, प्रपोर्शन, ये वेली एजम्पशन है। मतलब आई मीन ये तो लॉ का मतलब ही यही है, प्रपोर्शन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर कीप्स ऑन चेंजिंग एंड वेरिएबल फैक्टर कीप्स ऑन चेंजिंग, जो मैंने अभी आपको नीचे एक्सप्लेन करा था। राइट इतनी बात समझ में आई अच्छे से? ठीक है। Yes. अब इतनी बात समझ में आ गई है तो अब आपका एक काम है, कुछ नया नहीं है, जो पिछली क्लास में किया था वही है। ये लॉ को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करो, मतलब डायग्राम बनाओ इसका। पहले हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें टीपी, एपी और एमपी तीनों बनाए थे। अब मुझे बताओ, जब आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन करने को आएगा, ये जो बीच में आपका ये है, ये नहीं सॉरी, ये एपी, क्या ये बनाने की जरूरत है? कहीं पर भी इसका कोई लेना देना है लॉ में? बताओ। अभी आपके आगे पूरा लॉ डिस्कस करा, कहीं पर भी एपी के बारे में कोई भी बात करी मैंने? नहीं करी। इसका मतलब अगर हमसे कोई सिर्फ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछता है तो उस टाइम पर हम ये एपी को ड्रॉ, मतलब एपी को ना लिखेंगे और ना ही एपी को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, रेस्ट ऑफ द डायग्राम्स रिमेन सेम। तो बस अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बनाने को आएगा तो हमें एवरेज प्रोडक्ट को ना स्केड्यूल में दिखाने की जरूरत है और ना ही डायग्राम में बनाने की जरूरत है। ओके, तो इसका डायग्राम एक बार आप लोग ड्रॉ करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बताना जब सब ड्रॉ कर लो। जो लास्ट क्लास में जैसे करा था वही दो बना के वही करना है ना? बिल्कुल। सर जैसे अभी हमने एवरेज प्रोडक्ट तो हटा दिया, हाँ, तो कोई तो जरूरत ही वो नहीं है तो ना नहीं उसकी, उसकी कोई जरूरत ही नहीं हमको। इसीलिए तो सबसे पहले रिलेशनशिप पढ़ाया जाता है, ताकि उसके अंदर सब कुछ ड्रॉ करना आ जाए हमें। बाकी कुछ इस डायग्राम में अलग ही नहीं है। ये मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग इस बात से श्योर हो जाओ कि आप दो पैनल में डायग्राम सारे बना सकते हो और वो बिल्कुल सही है। जो मैंने नोट्स के अंदर डायग्राम दिया हुआ है वो सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि सिंगल पे बनाना हो तो वैसे बना लो। राइट, बट अब तुम खुद बताओ कैसे ज्यादा अच्छा लग रहा है ये डायग्राम? ये वाला ज्यादा नीट नहीं लगता अगर एक पे बनाते हैं तो? Yes, sir. ये ऊपर क्यों लिया है हमें बनाने ही लाइन? पसंद नहीं है। कौन सी? ये एमपी में जो एमपी से जो लाइन ड्रॉ करी है ये 0 से लोगे ना?
एक मिनट, मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो। ये एमपी पे जो ये कर्व ड्रा करा है एमपी वाला, वो अच्छा, जीरो ये से होगा ऊपर से ना? क्यों लिया है? राइट, हाँ, उसको तुम ऊपर से भी ले सकते हो, जीरो से भी। अगर तुमने स्केड्यूल में 2 से स्टार्ट करा है ना, तो इट्स बेटर कि तुम उसको पॉजिटिव से ले लो कहीं से। राइट, और सही बताऊं तो इसको तुम पता है ऐसे भी ले सकते हो। ये देखो, इसको तुम ऐसे भी ले सकते हो, हवा में ऐसे दिखा दिया। ये इसको ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। ओके, फिर इन स्टेजेस के हमने नाम दे दिए, मतलब नाम क्या दे दिए, ये तो दिए हुए हैं, हमने तो सीख लिए। और ये NR है। इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, पिछली क्लास में बताया था मैंने। Point of inflection. यस, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्योंकि यहाँ से पहली बार 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ये, कि भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। ठीक है, जहां पर जिसके बाद हमारा टीपी का स्लोप बदल जाता है, टीपी, या फिर ज्यादा बेटर इजी लैंग्वेज में होगा क्या, कि टीपी क्या इंक्रीज होने का डायरेक्शन बदल जाता है। राइट, कि पहले वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, फिर वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है। तो ये हमारा डायग्राम है, ये बस मैंने जस्ट आप लोगों को टाइम दिया था तो मैंने भी बना लिया इतने में। मैं देख रहा था मेरी स्पीड बढ़ गई या नहीं पिछली क्लास से इसको बनाने की। ठीक है, सबने बना लिया, रिया, अर्पिता, उत्कर्ष, विधि, तान्या, तुषाली, यस सर। दीक्षा। Yes, sir. ओके, ठीक है। सो ये तो हो गया बात हमारे किसकी, लॉ की। तो इसके बाद अब थियरी वाला पार्ट बचा है, बिल्कुल छोटा सा। सबसे पहले सर इसको देख लेते हैं। हाँ उत्कर्ष बोलो। अभी 2-3 मिनट के लिए जो वीडियो ऑफ ही रहेगी, 4-5 मिनट, कुछ दिक्कत हो गई। 2 3 4 5, ठीक है। सो और ये इधर से ज्वाइन नहीं होगी, क्या, ये ज्वाइन नहीं इसको होगी? कर दो, ज्वाइन करना है कर दो, नहीं करना मत करो, बट स्कूल्स के अंदर जनरली ज्वाइन कराते हैं तो कर दो। ठीक है, तो आपके स्कूल में जैसे करें कहे ना वैसे कर लेना, ऑल्दो इसके लिए वो मार्क्स नहीं काटेंगे, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, बट स्कूल में जैसे कहें वैसे कर लेना। सबसे मेरे दोनों, अलग पेपर मेरा है, सबसे अलग पेपर मेरा है इस बार स्कूल का। आपके तो कुछ कहेंगे ही और नहीं। और मैंने जिन्हें करवाई है ना चीटिंग, वो मुझे हाँ, कोस रहे हैं अब। क्यों? क्या करवा रहा है भाई तू? टीचर, वो टीचर के पास हमने अपनी नोटबुक्स भेजी थी चेक करने के लिए, उसके हाँ, कमेंट में उसने लिखा है पेपर सबसे अलग है तुम लोगों का। तो अच्छा है या बुरा है? वो नहीं पता, कह रही सबसे अलग है। तो अच्छे वाला ही अलग होगा ना वो। सो यही पूरे स्कूल में किसी ने नहीं कर रखा वो चीजें जो तुम करके आए हो। और वो दोनों मुझे गालियां दे रहे, कह रहे हमने क्यों करी अब चीटिंग। अभी रिजल्ट नहीं आया ना? नहीं, रिजल्ट तो बहुत बाद में आएगा, 16-17 को आएगा नहीं तो रिजल्ट, अच्छा ही उसके आएगा बाद भी वो, आएगा। हमने हमें पता है ना, हमने अच्छा किया है। ठीक टीचर है। कह रही बुक में भी नहीं मिल रहे मुझे कंटेंट। तो चलो ठीक है, अब ये देखो। ऐसा लग रहा है उसे शायद। वो कुछ नहीं होता, वो ऐसे ही कह रही होंगी मैम। तो ठीक है, तो अब ये देखो, यहाँ पर वो वही कह रहा है कि सबसे पहले, ये देखो ये डेफिनेशन लिख रहा है यहाँ पर, सेम वही है जो हमने अभी बात करी थी। फिर वो बता रहा है व्हाई इज इट कॉल्ड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये सिर्फ रीड करने के लिए आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, यू कैन जस्ट रीड इट। ठीक है, कि मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया ना, तो ये वही चीज यहाँ पर बताई हुई है कि जैसे एक 5 एकड़ के लैंड पे एक इंसान काम कर रहा है तो रेशियो इज 5:1, वहां पर 2 लोग काम कर रहे हैं तो रेशियो बिकम्स 5:2। ओके, फिर आ जाता है क्या है, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या क्या है, वही है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन है, प्रोपोर्शन बदलती रहेगी, सारे यूनिट्स होमोजीनियस इन नेचर हैं। ओके, उसके बाद प्राइस रिमेन अनचेंज, टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड अनचेंज्ड। फिर यही स्केड्यूल आ गया हमारा, ये डायग्राम आ गया, ये यहाँ पर आपको और अच्छे से बताया हुआ है। सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। सो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर कौन सी स्टेज होगी, जहां पर हर एडिशनल यूनिट लगा के, विधि, उत्कर्ष ने 2 मिनट बोला है, विधि, तान्या, तुशाली, वीडियो ऑन करो। मैंने 5 मिनट बोला। 2 मिनट। यार पिता की वीडियो ऑन है, तुशाली कहाँ गई? तुशाली वीडियो ऑन।
वीडियो ऑन करो तुषाली। पर एक सेकंड कार्टून चल रहा है तो पीछे। सो नहीं, टीपी कार्टून नहीं चल रहा, वो इंक्रीज, रिकॉर्ड। अच्छा टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, और इधर हमने बोला एमपीपी 2 इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इसलिए स्टेज को क्या बोला गया, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। हमारे एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर हमने लिख दिया कि कहाँ तक जा रहे हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, राइट, डायग्राम में भी लिख दिया हमने कहाँ तक जा रहे हैं। फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स को लिख दिया हमने, ये कौन सी स्टेज है जहां पर एमपीपी तो डिक्रीज हो रहा है, राइट, और टीपीपी जो है वो डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ रहा है, इट इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। फिर हमने बता दिया कि हमारे में ये कहाँ तक हो रहा है। नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर के अंदर टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग और एमपीपी डिक्रीजेस एंड बिकम्स नेगेटिव, राइट, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स। सो राइट, उसके बाद ये बॉक्स जो है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको नहीं मिलेगा ज्यादा जगहों पे, ठीक है। सो ये मेहनत से बनाया तो हुआ जैसे बॉक्स है। इसमें भी उस पॉइंट का कोई स्पेशल नेम है, जैसे जहाँ पर एमपी 0 है और इस पे टीपी हाईएस्ट है। यहाँ पर कुछ का अलग से पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर की स्टेज पे आ गया। ये देखो हमारे स्केड्यूल में भी वहीं पर एंड हो रहा था ना, एमपीपी जहाँ पे 0 था, टीपीपी और ये देखो 18 था वहां पे, राइट। सो उसको अलग से पॉइंट बनाने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जैसे अभी उत्कर्ष ने बोला ना अलग सा पेपर था, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर टीचर ने अच्छे से चेक करा होगा बिना किसी पार्शियलिटी के, तो वो उसको उसको अच्छा लगा होगा वो पेपर। तो ये वैसा ही एक बॉक्स है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है, ठीक है, और ज्यादा जगहों पे आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो इसके अंदर वो क्या बता रहा है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज, जनरली पता है क्या होता है, इस टॉपिक के बाद आप लोगों को ये पढ़ा दिया जाता है कि इसके रीजंस क्या हैं, राइट। ये एक तरह से है कि और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जो मैंने आपको बताया था पिछली बार, याद है मशीन और लेबर का एग्जांपल लिया था, तो मैंने कहा था स्टार्टिंग के अंदर तो वो रुकेगा ही नहीं बंदा, वो सोचेगा मेरी मशीन अभी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे नहीं पहुंची तो मैं ज्यादा लोगों को काम पे लगाऊंगा, राइट। याद है सबको वो बात। तो वही वो कह रहा है कि प्रोड्यूसर जो है ना वो स्टेज 1 पर कभी भी रुकता नहीं है, वो वहां पर ऑपरेट नहीं करता, वहां ऑपरेट नहीं करता मतलब वहां पर वो रुकता नहीं है, ठीक है। वो उससे आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसको पता है अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को, अपनी मशीन को, अपनी लैंड को पूरे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसको अभी और वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को एम्प्लॉय करने की जरूरत है, राइट। स्टेज 3 को देखते हैं। स्टेज 3 पर वो कभी जाता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि इतना ज्यादा अगर मैंने इस्तेमाल कर लिया अपने फिक्स फैक्टर को तो उससे फायदे होने की जगह नुकसान हो जाएगा और मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे, राइट। तो अल्टीमेटली अब आप मेरे को बताओ खुद सोच के, अगर मैं आपको एक टर्म बोलूं, आपको यहाँ पे देखना मत कुछ भी, अगर मैं आपको बोलूं इन तीनों फेजेस में से फेज ऑफ ऑपरेशन कौन सा होगा जहां पर वो रुकेगा, जहां से वो हिलना नहीं चाहेगा, स्टेज 2। एग्जैक्टली वो स्टेज 1 पर रुकेगा नहीं और स्टेज 3 पर जाना नहीं चाहेगा, तो अल्टीमेटली कहां चैन आएगा उसकी जिंदगी को, स्टेज 2 पर, राइट। और इसीलिए हम स्टेज 2 को बोलते हैं फेज ऑफ ऑपरेशन। ये 1 नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं हम लोगों को, ठीक है, बिना आगे पीछे की बात समझाए। So stage 2 is known as the phase of operation because it is the most relevant stage of production, right? इसके अंदर अगर कभी भी आएगा तो हमको ये चीज लिखनी है, जो नीचे लिखा है कह लो ऊपर उसका रीजन है, ठीक है। सो प्रोड्यूसर्स जो है हमेशा स्टेज 2 को प्रेफर करेंगे, ओके। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 3 स्टेजेस। तो ये दिस बॉक्स एक्चुअली सम्स अप द लॉ बाय वे ऑफ इट्स एप्लीकेशन, कि भाई एक्चुअली में क्या होता है रियल लाइफ में, ओके। अब आ जाते हैं रीजंस ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अगर आप लोगों को याद हो पिछली बार मैंने आपको क्या बताया था, 2 रीजंस मैंने आपको पिछली बार ही बताए थे, याद करो जब हमने ये एग्जांपल लिया था। इवन मुझे नोट्स के अंदर भी यहाँ पे मशीनरी लिखना था, मैंने ये क्योंकि मैंने कहीं से लिया है ये स्केड्यूल तो मैं चेंज नहीं करा, शायद से भूल गया मैं, राइट। तो याद है मैंने जब कहा था पिछली बार कि यहाँ पर क्या हो रहा है,
ठीक है, मेरे साथ साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करो, बोलो साथ साथ, क्योंकि मेरे को पता है आप लोगों को याद है थोड़ा थोड़ा कुछ, किसी किसी को याद है, रिया को मुझे पता है याद होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, तो शाली को भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी बातें याद हैं, राइट। सो उत्कर्ष को भी होंगी, तो थोड़ा सा साथ साथ बात करो। तो पिछली बार याद है हमने ये बोला था कि पहला मशीन पर जब एक कोई भी, इस वाले को तो हटा ही दो एक बार, जब मशीन पर एक बंदा काम कर रहा था तो वो 2 यूनिट बना रहा था। फिर हमने जब एक और इंसान को काम पर रखा तो हम ये मान लेते हैं, यही मानना सही होगा कि वो जो नया इंसान है वो तो 2 ही यूनिट बना रहा होगा, बट जो पहले वाला है अब वो स्पेशलाइज हो गया है, वो उस काम को बार बार करके स्पेशलाइज हो गया है, तो पूरी उम्मीद है वो 4 यूनिट बना रहा होगा। यस और नो? जब 2 लोग आपने मिलकर, पिछली बार दूसरा कुछ बताया था, आपने बताया था नहीं यही कि बोला था जो एग्जैक्टली। नया आया है वो 4 हाँ, बना रहा है, ना और जो ना ना पुराना ना, है वो उतने ही बना रहा है। हाँ, मैंने, आपने ये बताया था कि जो आपने ये नया नहीं, बताया आपने आएगा बोला था उसकी बट फिर एबिलिटी करेक्ट करने की किया थोड़ा था। अलग हाँ होगी। ये देखो रिया सही कह रही है कि मेरे मुंह से स्लिप हो गया था और उसके बाद मैंने करेक्ट किया था, राइट, ये चीज हुई थी। सो सुनना होता है ना पूरा, उसके बाद भाग थोड़ी ना जाना होता है। सो जब पहला इंसान था वो 2 यूनिट बना रहा था, जो नया बंदा आया वो भी 2 ही बना रहा होगा, बट पहले वाला अब स्पेशलाइज हो गया होगा और अब वो कितनी यूनिट बना रहा होगा? 4 यूनिट बना रहा होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर की स्टेज का एक रीजन तो ये है कि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन हो जाती है ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर कह लो। यस और नो? सर इसे ऐसे भी अच्छा, तो सोचा जा सकता है कि जो दूसरी लेबर आई होगी वो पहले से एडवांस हो, हाँ, मेरे को भी ये पूछना तभी था, तो हो उसे नहीं सकता है हायर ना कि किया उसकी गया। एबिलिटी अब थोड़ी ज्यादा हो। अच्छा, इसका आंसर कौन देगा बताओ? इसका आंसर आज की क्लास में डिस्कस हो चुका है। एक बार फिर से बोलो उत्कर्ष, सेम लाइन जो तुमने बोली थी। जो नया लेबर आया है वो हो सकता है एडवांस से ज्यादा, तभी वो हायर हुआ हो। इसका आंसर आज की क्लास में एक लाइन में डिस्कस हो चुका है। जो सेकंड स्टेज वाला था वो। बताओ कोई, अगर किसी ने ध्यान से सुना है तो देखो 10 मिनट हुए होंगे उस बात को, या 15 मिनट शायद मैक्सिमम। सर ये All the समथिंग units of variable factors are homogeneous. राइट, अर्पिता भी यही बोल रही थी, तो शाली भी यही बोल रही थी, राइट। सो ऑल द यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस इन नेचर। जो इंसान जब आएगा उस वो उतना ही एफिशिएंट होगा जितना पिछला इंसान के आने पे था। तो हम जैसे हमने कहा ना कि अगर हम सारे काम कर रहे हैं तो वी ऑल आर इक्वली एफिशिएंट व्हेन वी फर्स्ट केम इनटू द बिजनेस, व्हेन वी फर्स्ट केम इनटू डूइंग दिस। ओके उत्कर्ष, तुशाली? बट इसमें अब सर उत्कर्ष तो कह रहा हाँ था कि हो सकता है कि वो एडवांस्ड हो। अब मेरा यहाँ पर ये है कि हो सकता है ना जो इंसान काम कर रहा था वो करते करते मतलब लाइक उसका जैसे रिटायरमेंट एज टाइप कुछ होता है वैसा एक नहीं, स्टेज भी आ गया हो। नहीं, जनरल एजम्पशन हमेशा ये होती है कि इनिशियली एक इंसान थोड़ा जितना काम करता है वो उसमें और स्पेशलाइज होता है। एक लेवल के बाद, जो हमारे केस में जो स्टेज 2 है वो लेवल, एक लेवल के बाद उस काम को कर करके इंसान पीक पर पहुंचता है और फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो दिस इज द जनरल एजम्पशन फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आई वुड से, कि जब हम कोई चीज पसंद आती है स्टार्टिंग में हम उसको जितना करते हैं वो हम और बढ़िया करते हैं, और एक पीक पर पहुंचकर हम नीचे गिर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्कआउट करना और जिमिंग करना हमें अच्छा लगता है, हम काफी ऊपर तक जाते रहते हैं, फिर लॉकडाउन आता है और ऐसा गिरते हैं ऐसा गिरते हैं, और वेट ऐसे बढ़ रहा होता है ऐसे बढ़ रहा होता है। सो ये नॉर्मल है ये, आजकल हर बुरी चीज में मेरे को यही एग्जांपल आ रहा होता है याद। ओके, अब तो चालू हो गए जिम, अच्छी रोज है। चालू तो हो गए बट अभी मैं खुद भी नहीं प्रेफर कर रहा, घर वाले भी नहीं कर रहे, सो आई एम बेटर, और घर पे मेरे से कुछ होता नहीं, सो ठीक है, राइट। और तुशाली के अकॉर्डिंग तो मेरे बस की है ही नहीं, वे तो उम्र हो गई है। मैंने बोला लाइक सच ना अपने मुंह से खुद ही निकलता है, मैं ये यही एक्सेप्ट कर डायलॉग लो। की वेट कर रहा था। तो ये देखो एक पॉइंट हमारा यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स के रीजन का यही है कि जैसे जैसे लेबर यूनिट्स बढ़ती हैं हर वर्कर उसमें ज्यादा स्पेशलाइज हो जाता है और उसकी वजह से आउटपुट बढ़ता है, राइट। मेरे को जितनी लैंग्वेज अच्छी मिली आसान मिली वही लैंग्वेज मैंने ली है,
कहीं में नहीं थी तो मैंने उसको फिर खुद से अपने वर्ड्स में करा था। तो इससे आसान कोई लैंग्वेज नहीं होगी। ठीक है, एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, वही वाली बात आ गई कि मशीनरी को तुम काम पे लगाओ तो सही। अभी तो मशीनरी भी कह रही होगी यार मेरे को चला भी रहे हो और मेरा पूरा फायदा भी नहीं उठा रहे। तो पहली स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न के रीजंस क्या है कि भाई मेरे को इस्तेमाल कर रहे हो तो अच्छे से करो, ठीक है, पैसा खर्च करके मुझे लाए हो। So proper utilization of fixed factor can be attained when more and more units of variable factors are applied to या फिर used with the fixed factor। ठीक है, जिससे कि अच्छे से फिक्स फैक्टर का इंटेंसिवली इस्तेमाल हो और आपका आउटपुट तेजी से बढ़े। राइट, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये भी अच्छा है। प्रेफर करना तुम फर्स्ट और थर्ड पॉइंट लिखो सबसे पहले, अगर क्वेश्चन तुम्हें कम मार्क्स का दिखता है तो हाँ, तो इसके अंदर इस पॉइंट का मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट से ही आता है कि भाई मशीनरी में तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगेन ये भी हमने जैसे बात करी थी कि भाई चलो थोड़ी सी चला लेते हैं, एक बंदा है अभी, बाकी थोड़ी बाद में चला लेंगे जब और बंदे आएंगे। ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं ना। अगर थिएटर पे स्क्रीन लगी हुई है, सिनेमा हॉल पे स्क्रीन लगी हुई है, अच्छा आज तो लोग कम है, आज ऐसा करो इधर की थोड़ी सी चला लो, इधर वाली रहने दो। नहीं होता है ऐसा। ठीक है, जैसी तो शाली बट ने सर शक्ल ये भी तो बनाई है वही ना, बात है। हाँ बोलो। बट ये भी तो होता है ना कि मशीन के जैसे एक ही मशीन में कुछ कुछ पार्ट्स में अलग अलग प्रोसेसेस होता हो, तो उसमें हम एक प्रोसेस पे आके रुक जाए नहीं, वेटिंग मशीनरी तो फॉर। नहीं नहीं, वो तो पूरा असेंबली लाइन होता है। असेंबली लाइन इज कलेक्शन ऑफ मशीन्स। एक मशीन तो एक साथ पूरी चलेगी ही चलेगी ना। ठीक है, वो तो बहुत सारी मशीन्स को जोड़ के रखते हैं तो इसलिए उनके अलग अलग पावर्स होते हैं, वो पूरी असेंबली लाइन बोलते हैं उसको। तो एक मशीन तो चलेगी ही चलेगी ना। राइट, तो जिस तरह से हम सिने मल्टीप्लेक्स में जाके ये नहीं कह सकते कि अच्छा यहाँ पर तो 10 लोग पिक्चर देखने आए हैं, ये तो फ्लॉप मूवी है, तो शाली आई हुई है। ठीक है, तो हाँ, तो चलो ऐसा करो इधर इधर की थोड़ी सी चला दो, ठीक है, बाकी बिजली ज्यादा वेस्ट नहीं करनी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो सेम गोज विद एनी बहुत फिक्स्ड लेम फैक्टर। एग्जांपल था, बहुत लेम तो एग्जांपल था। ऑल्दो ये नहीं सही था, ऑल्दो पता है ये तो चलो ठीक है, ये पॉइंट हो गया, आपको इतना ही याद रखना है कि भाई बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स इतना मिनिमम अमाउंट फिक्स फैक्टर का इस्तेमाल होगा ही होगा, उसको तुम रिप्लेस नहीं कर सकते। बट एक्चुअली में ना इसकी एक्सेप्शंस भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा कि लैंड को हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, वो कुछ होता था ना, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम समथिंग लाइक दैट, है यस, ना। ज्योग्राफी में क्रॉप पढ़ा है। नाइन्थ में रोटेशन था, के साथ नाइन्थ पढ़ते में थे था। आप लोग। हाँ, तो कुछ ऐसा होता था, मुझे इतना पता है। तो कभी कभी इसकी एक्सेप्शन होती है बिकॉज देयर आर सर्टेन फिक्स फैक्टर विच आर डिविजिबल। राइट, सो हाँ, तो ठीक है, सो एक ये चीज हो गई। उसके बाद आ जाता है हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के रीजंस। नॉन ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद द फिक्स फैक्टर। अब रिटर्न्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई हमारे एग्जांपल में ऑप्टिमल रेशो क्या थी? 3:1। एक मशीन पर जब तक 3 लोग काम कर रहे हैं तब तक तो सब कुछ बढ़ रहा था। उसके बाद से जैसे ही चौथा इंसान को काम पर लगाया, हमारा कॉम्बिनेशन जो ये है वो ऑप्टिमल नहीं रहा। ठीक है, ये मशीन अभी भी तुम्हें टोटल आउटपुट तो बढ़ा के देगी। पहले अगर इसने 18 यूनिट बनाए थे तो अभी भी ये तुम्हें मतलब 18 नहीं, जो भी एग्जांपल में था। ले चलते हैं एक बार थोड़ा सा ऊपर। अरे अरे रुक जा, रुक जा, रुक जा। हाँ, तो मशीनरी कह रही है कि मैं अभी भी तुम्हें पहले से तो ज्यादा यूनिट बना के दूंगी, टेंशन मत लो तुम। मैंने पहले तुम्हें 12 यूनिट बना के दिए थे, मैं अब 16 यूनिट बना के दूंगी। बट तुमने मेरे पर जो जुल्म कर रहे हो उसका थोड़ा सा भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। पहले जो एडिशन हो रहा था टोटल प्रोडक्ट के अंदर वो हो रहा था इंक्रीजिंग, 2 4 6। अब टोटल प्रोडक्ट बढ़ा बट पहले से कम से बढ़ा, because now the combination between fixed factor and variable factor is not optimum। optimum क्या था? वो था ये। राइट, बट इसके बाद तो रुकने का मन नहीं करता प्रोड्यूसर, वो तो सोचता है अभी तो करते जाओ करते जाओ, जान ले लो मशीन की पूरी। ये हमारे इंडिया में तो खासकर होता है, जब तक मशीन में से आवाजें ना आ जाए ना, छोड़ दो जाने दो, तब तक नहीं करते रहेंगे इस्तेमाल।
सो ओके, सो हाँ, इस पॉइंट के अंदर यही है कि जब एक टाइम का ज्यादा हम करते रहते हैं तो जो इंक्रीज है वो कम 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 होता रहता है। तो इधर एग्जांपल दे दिया इन्होंने वही वर्कर्स वगैरह वाला ही, इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट। ठीक है, एक पॉइंट के बाद जैसे हमने कहा, ये जो फर्स्ट पॉइंट है अगेन उसको दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, बट आपको भी लिखना पड़ेगा, एग्जाम में मार्क्स भी चाहिए, नॉलेज से सिर्फ कुछ नहीं होता, मार्क्स भी जरूरी है हमारी क्लास में। तो इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट की सब्सटीट्यूट कौन होते हैं, जो एक के साथ एक की जगह दूसरा आ सके। तो एक टाइम के बाद वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स नहीं रहते। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि अब जो कॉम्बिनेशन है वो पहले जितना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर ये लाइन अच्छी लिखी हुई है कि टेक्निकली स्पीकिंग देयर इज अ लिमिट टू विच वेरिएबल फैक्टर कैन बी अप्लाइड टू फिक्स फैक्टर। एक लिमिट के बाद अगर आप वो करोगे तो उसकी एफिशिएंसी जो है फिक्स फैक्टर की भी कम होगी, वेरिएबल फैक्टर की तो नहीं होगी, वो तो हम मान के चल रहे हैं इक्वली एफिशिएंट है। ठीक है, तो एक टाइम के बाद जब एक मशीन पर तुम ज्यादा लोगों को काम पर लगाते रहोगे तो उस मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और वो परफेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं बन पाएगी लोगों की, जितने लोग उस पर काम कर रहे हैं। ऑल राइट, सो आपके स्कूल के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर नहीं होगा, हम कर रहे हैं, बट मैं वैसे ही बता देता हूं आपको कि स्कूल्स के अंदर कई बार नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर के रीजन नहीं कराते। ओके, सो नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर के रीजन नहीं कराने का आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं कराते स्कूल में नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर के रीजन? क्योंकि सर बिकॉज ये क्योंकि ऐसा पॉसिबल होता नहीं है मोस्टली। एग्जैक्टली राइट, सो वो लोग गलत नहीं है एज सच की नहीं कराने में, सो लाइक देयर आर वेरी राइट ऑन देयर पार्ट, इट्स जस्ट कि शायद कहीं कराना दे। सो क्योंकि नेगेटिव तक कोई जाता नहीं, फर्स्ट स्टेज पे से तो ये ना होके सेकंड पे जाना पड़ता है, बट तीसरी सीढ़ी चढ़ने की जब जरूरत ही नहीं है तो कोई नहीं जाता। सो नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर के रीजन क्या है? स्केर्सिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। एक टाइम के बाद जो फिक्स फैक्टर है वो इतना कम हो जाता है, मतलब वेरिएबल फैक्टर इतने ज्यादा हो जाते हैं, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर की फिक्स फैक्टर हमें लगने लगता है क्या है, कम है, राइट। और क्योंकि वो मशीन अब इतनी खराब हो चुकी है तो कोई वेरिएबल फैक्टर जो कि एफिशिएंट है उसकी एफिशिएंसी में भी फॉल आ जाता है। जो बंदा पहली यूनिट से काम कर रहा था, याद है जो सबसे पहला बंदा काम कर रहा था कौन था? वो हमारा सबसे पहला बंदा उत्कर्ष था, मुझे याद है पिछले क्लास में हमने लिया था। ये बंदा बिल्कुल स्टार्टिंग से काम कर रहा है, मतलब ये वो खास बंदा होता है ना, जो खास वर्कर होता है, ठीक, खास मजदूर होता है, जो दिहाड़ी वाले मजदूरों में भी जो एक खास वाला होता है, तो ये वो बंदा है सबसे ज्यादा वसूली जो, हाँ, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है फैक्ट्री के साथ। तो अब तो ये बंदा यूनियन बनाने पे आ गया अपनी। तो हाँ, ये बंदा मालिक बनना है तो। अब इसके बाद दूसरा बंदा आ गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है, इसके आगे मतलब इतने बच्चे आ गए, ये देख रहे हो, ये बंदा यहीं पे बुढ़ा हो गया, इसकी मतलब इसको वर्कर बने एक्सपीरियंस हो गया। अब जब 8वां बंदा आया है, या फिर ये कह लो ये 6, 7, 8 की जो स्टेज है, यहां तक आते आते उत्कर्ष बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, बट मशीनरी में अब वो जान ही नहीं रही। ठीक है, अब मशीनरी संभाल ही नहीं पा रही, ये बंदा इतना ज्यादा प्रो हो गया है कि अब मशीनरी इसको नहीं संभाल पा रही है। एक तरफ मशीनरी है वो, अब उसकी एफिशिएंसी कम होती जा रही है, दूसरी तरफ हमारा उत्कर्ष है, उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है। बट जब मशीनरी इसको अलाउ ही नहीं करेगी तो क्या ये अपनी ऑप्टिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएगा? यस और नो? नहीं कर पाएगा, राइट। सो इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। द फॉल इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और फिक्स फैक्टर के अंदर वही चीज है जैसे हमने ऊपर बात करी थी कि जैसे वो कह रहा है, इन केस ऑफ अ मशीन विच इज अ फिक्स फैक्टर, टू मच ऑफ लेबर मे कॉज लॉट ऑफ वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी। ठीक है, यहीं से तो डेप्रिसिएशन वाली बात आती है फिर, जो आप अकाउंट्स में पढ़ते हो कि भाई इतना ज्यादा मशीन को इस्तेमाल करेंगे तो वियर एंड टियर होगा, मशीनरी बार बार चलती चलती रुक जाएगी, जैसे फोन्स होता है ना, गर्म होके रुक जाते हैं। इवन अच्छा, उसको वियर एंड टियर नहीं था उसका रीजन, कुछ बट एक बार मेरा फोन भी आप लोगों की क्लास के टाइम ही रुका था, शायद ये 12th की क्लास के टाइम रुका था, वो हमारी क्लास के टाइम गर्म हो गया था बहुत। नहीं, आपकी क्लास के टाइम इस रीजन की वजह से नहीं रुका, सो फोन बहुत गर्म हो गया था। हाँ, मैंने बताया होगा, राइट। सो मतलब दूसरे की क्लास में हुआ होगा, तुम्हें बताया होगा मैंने, क्योंकि तुम्हारी क्लास में नहीं आया ये इशू, ये 12th में ही आते थे। ओके, सो अब बट उस केस में रीजन ये नहीं था, वो चलो नहीं आया ये issue।
नहीं नहीं, क्यों क्यों चिल्लाया ये कोई? मैंने कुछ नहीं किया। तुषाली के यहाँ से आई है ना ये? तुषाली के वो क्यूट से भाई की आवाज, या किसी और की क्यूट भाई बहन की आवाज आई है? कुछ गलत ही लग रहा है। तो ठीक है, सो उसके बाद राइट, उसके बाद एक और चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीचे वाला ये जो बॉक्स है, ताकि आप ये ना सोच लो हर बॉक्स वाली चीज बस रीड करने के लिए होती है। पता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ना नया लॉ है, राइट? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो कंपैरेटिवली नया लॉ है, मतलब वैसे बहुत पुराना है। पहले जो लॉ था ना, या फिर चलो कितनी स्टेज होती है? एक होती है आईआरएफ, दूसरी कौन सी होती है? दूसरी कौन सी होती है? DRF और हाँ, NRF। फुल फॉर्म मत बोलना, डीआरएफ एनआरएफ। मैंने आईआरएफ बोला है तो तुम भी शॉर्ट फॉर्म बोलोगे। दूसरी स्टेज क्या Diminishing होती है? return to factor and negative return to factor। राइट। और अल्टीमेटली तान्या हम कहां पर ऑपरेट करते हैं? आईआरएफ में ऑपरेट करते हैं। Yes, sir. हम DRF आईआरएफ में में करते हैं। ऑपरेट करते हैं। कहां पे ध्यान है तान्या? तान्या, Yes, sir. हाँ कहाँ ध्यान है? पढ़ाई में तो नहीं है, तो पता तो लगे सर कहाँ पर है। आप ये करवा रहे थे तब मेरा वो कनेक्टिविटी इशू हो गया था। उस टाइम आप क्लास में थे, मैंने देख लिया था। मैंने नहीं सर, विधि एक से चीज को पूछा था, इतनी जिसका बार मैसेज बोला आया है, था। बट मैंने एक चीज को कितनी बार बोला है। चलो विधि आप बताओ कि कौन सी स्टेज पर हम ऑपरेट करते हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डीआरएफ, राइट? सो हम अल्टीमेटली ना यहाँ ऑपरेट करते हैं, ना हम अल्टीमेटली यहाँ ऑपरेट करते हैं, हम सिर्फ डीआरएफ में ऑपरेट करते हैं। तो पहले के टाइम में लॉग के अंदर पहली और तीसरी स्टेज को एक्सप्लेन ही नहीं किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेज को एक्सप्लेन किया जाता था, और उस स्टेज को बोला जाता था क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। उस स्टेज को क्या बोला जाता था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, राइट? सो अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, अगर क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का, तो आपको पूरा लॉ एक्सप्लेन करना है, बट सेकंड स्टेज में लिख देना है कि दिस स्टेज इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, राइट? 5 नंबर में भी यही लिखोगे। सर लेकिन हाँ। अगर हमसे जैसे ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स पूछा है और आप बता रहे हो कि उसके अंदर सिर्फ ये डिमिनिशिंग रिटर्न फैक्टर ही बोला जाता है उसके अंदर सिर्फ, तो हम हाँ। बाकी को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि मार्क्स ज्यादा सर, ज्यादा सारे मार्क्स का पहले क्वेश्चन है। तो मतलब सारे तो- लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर जो आपने पहले ऊपर बताया था वो पूरा लिखना है, फिर उसके बाद स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 भी लिखना है, फिर हाँ, stage 2 रीजंस को नहीं define लिखने, करना है। रीजंस नहीं लिखने, वो सब मैं अभी वो सब बताऊंगा, वो छोड़ देते हैं। अभी सिर्फ ये मान लो, अगर 6 मार्क्स के क्वेश्चन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आया, तो आपको स्केड्यूल बनाना है, डायग्राम बनाना है, और तीनों स्टेजेस लिखनी है, ठीक है? बस तीनों स्टेजेस। अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न भी 6 मार्क्स में आया, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, बस सेकंड स्टेज पर अलग से लिखना पड़ेगा कि दिस स्टेज इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, पूरा मतलब राइट? कहाँ से? वही टेबल वहां से शेड्यूल से? मतलब डेफिनेशन, स्केड्यूल, डायग्राम, और जो तीनों स्टेजेस हैं, स्टेजेस, ठीक है? सो 5 या 6 नंबर में यार कोई चॉइस नहीं है, अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स भी आए तो पूरा ही लिखना है। ओके, अब बात आती है 4 नंबर की। सबसे पहले तो देख लेते हैं यहाँ क्या लिख रहा है वो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न स्टेट्स दैट, अब देखना, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल factor are applied to the given quantity of fixed factor, total product increases at diminishing rate and marginal product falls। सिर्फ सेकंड स्टेज एक्सप्लेन करिए यहाँ पे, है ना? तो हम अपनी सेम लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न स्टेट्स दैट keeping fixed factor constant, when units of variable inputs are increased, total product increases at diminishing rate and marginal product falls, right? सो सिर्फ सेकंड, और इधर मैंने ये लिख भी दिया आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए कि इट इज अ क्लासिकल थियरी, एंड जो क्लासिक मतलब अलग अलग होते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, नियो क्लासिकल, तो इस तरह से डिवाइड किया होता है हमने, और मॉडर्न। सो उसको ये एक अलग लॉ मानते थे, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है पूरे लॉ का जो हमने ऊपर
पढ़ा था, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ गया या 3 नंबर में आ गया तो क्या करेंगे? पूरा लॉ लिखने का भी कोई तुक नहीं बैठता, राइट? और सिर्फ इतना सा लिखेंगे तो वो छोटा है, यस और नो? क्यों? सही बात है ना? डायग्राम शेड्यूल को स्किप कर दें। नहीं नहीं, 4 नंबर का आएगा तो कुछ अब एडिशनल बताओ क्या करें। ये तो लिख देंगे जो बॉक्स के अंदर पहला पैराग्राफ है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये लिख देंगे। बट क्या 4 नंबर में या 3 नंबर में सिर्फ इतने से मार्क्स मिल जाएंगे पूरे? नहीं मिलेंगे, राइट? सो इसके अंदर हम क्या करेंगे? स्टेज 2। हाँ, स्टेज 2 का जितना स्केड्यूल और डायग्राम है उतना बना देंगे। ये रुक जा, ओनली स्टेज 2 कैसे बनेगा? सिर्फ स्टेज बन जाएगा ना, क्यों प्रॉब्लम क्या? एक मिनट रुकना, ऊपर के वो ये देखना, ऊपर के ऐसा नहीं 3 लग रहा है ये नंबर पागल सा हो जाते हैं मेरी पीडीएफ फाइल। तो तो यहाँ से बना देना ना, ये देखो ये आ गया तुम्हारा, फोर्थ वर्कर से, थर्ड से बना देना, दिख जाएगा ना होते हुए कि वो फर्क हो रहा है, यहाँ से बना थर्ड देना। के अंदर तो वो फर्स्ट स्टेज में आ गया ना, बढ़ रहा है। हाँ नहीं, वो दिखेगा नहीं ना बढ़ रहा है, मतलब यहाँ से देख रहे हो शो हो पाएगा ना 6420, है ना? 6420 ऐसे शो कर पाओगे, राइट? सो ये इतना बना देना, और डायग्राम के अंदर भी सिर्फ इतनी स्टेज बना देना, ये वाली जो स्टेज है। ऊपर वाले डायग्राम को बना रहे हैं ना, तो ऊपर वाले से देख तो लेते अजीब हैं सा लगेगा ना, एक ऐसे से जा रहा है कि हाँ, ऑल्दो मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी, बट अगर स्कूल वाले ऐसे दे दें सो आपके टेस्ट में आएगा, ये स्कूल में नहीं आएगा। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मेरे ठीक है? स्कूल के टीचर को नहीं आता होगा ये। ये मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, ठीक है? तो ये सर जो ये मत दो देना डॉट ना, प्लीज ये मत जो दो देना ये। डॉटेड लाइन के बीच का डायग्राम है, सिर्फ इतना डायग्राम बन जाएगा। वैसे तुम एक बात देख रहे हो, तुम मना कर रहे हो। दीक्षा एक बात बताओ मुझे, तुम्हें नहीं लगता ये लोग पागल है मना कर रहे हैं? ये बहुत आसान चीज नहीं है, मतलब दीक्षा मना कर दे। कितनी आसान चीज टॉपर है के ये? लिए तो बहुत आसान चीज है, इसके तुम एक लिए बात देखो, अर्पिता पूरे के लिए, डायग्राम भी नहीं बनाना इनके तो तुम्हें, बहुत आसान चीज है। और तुम्हें एक डायग्राम बताऊं मैं, इसके अंदर तुम कैसा डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पर तुम एक उस पे बनाओगे तो अच्छा बन जाएगा, एक ग्राफ पे देखो, मैं बताता हूँ हाउ कैन यू मेक दिस डायग्राम। ये बना लेना, चाहे साथ में बनाना हो तो, कि लॉ ऑफ फिर डिमिनिशिंग इसमें एपी भी बनाना पड़ेगा। ना ना, वो तो बनाना ही नहीं, उसकी इज्जत सिर्फ रिलेशनशिप तक दी, ठीक है? उसके बाद कुछ नहीं है। ये बहुत ऊपर से बन गया, कलर भी अच्छा नहीं है ये वाला। लाइक दिस, ठीक है ना? ये वाला पॉइंट तुम शो कर दोगे, ये ऐसे बन जाएगा ये डायग्राम। ये हो गया तुम्हारा क्या, टीपी एमपी, और ये हो गया क्या, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। सर वाई एक्सिस पे दिस हम इज दोनों ले एमपी। लेंगे। हाँ, वो नहीं, यहाँ पे भी तो ले रहे हैं एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, राइट? ये देखो ऐसे बना सकते हैं ना हम, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है इसके अंदर, राइट? और इवन तुम चाहो तो इनको ज्वाइन मत करो, टीचर कभी कभी गलती निकाल देती है, ऐसे छोड़ दो, राइट? सो बाकी ज्वाइन करा हुआ मुझे सुंदर लग रहा था, स्मार्ट लग रहा था ज्यादा। किसी ने ये बना के आया ना, मुझे पक्का लगेगा कि चीटिंग से बना है, पक्का। कि खुद तो नहीं लगाने वाला इतना दिमाग। चाहे मैं खुद भी बनाऊंगा ना, तो भी मैं चीटिंग से ही बनाऊंगा ये चीज तो। नहीं नहीं, ये उल्टा आसान है, वो ना लगता है, एक तो ना हुआ क्या, हमने इतना बड़ा डायग्राम बना, अगर मैं तुम्हें पहले ये डायग्राम सिखा देता ना और फिर बड़ा वाला कराता तो सही रहता। मैंने तुम्हें पहले तो ऐसा डायग्राम बनवा दिया, बाद में तो ऐसा लग रहा है वो डायग्राम मतलब पूरा बना के भी लग रहा है नहीं ये पूरा नहीं है, ये इसमें कुछ तो गलत है। सो राइट, तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर प्रोडक्शन का, राइट? कॉस्ट इससे थोड़ा सा बड़ा है और रेवेन्यू फिर इससे थोड़ा सा छोटा है। सर ओके, बस खत्म हो गया। हाँ प्रोडक्शन खत्म हो गया, यही था प्रोडक्शन में, बस बस। दीक्षा बस मत बोल।
और ये तो तब है जब मैंने आपको एक तरह से वो कराया है, कह लो कि आगे स्कूल के अंदर तो ये 1 घंटे का चैप्टर है और उत्कर्ष के यहाँ तो मुझे लगता है वो इलास्टिसिटी करा देते हैं 1 घंटे में, तो कुछ भी करा सकते हैं। अभी तो टर्म 1 भी नहीं हुआ, अभी तो टर्म 1 करवाएगी दोबारा, फिर आगे बढ़ेगी। तो अच्छा समझ में आया अच्छे से, हाँ एकदम टेस्ट के क्लियर टाइम कट। पे पता लगेगा वो तो। मतलब अपने किसी दोस्त को ना, स्कूल के दोस्त को अपने साथ बिठा लो, उसको समझाओ, उसको नहीं समझ में क्लास आता में हो तो। सो जब उसको समझाओ, नहीं यहाँ पे नहीं, वैसे तो जब उसको समझाओगे ना तो तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि यार देखो, मतलब मेरा सिंपल सा लॉजिक है, समझ में ऐसा आना चाहिए कि किसी को समझा सको, राइट। सो इसी वजह से पढ़ाने में आ गया मैं, इस तरह पढ़ पढ़ के। तो कि भाई इस तरह से समझो कि तुम किसी को समझा दो। तो अर्पिता, दीक्षा, उत्कर्ष, तुषाली समझ में आया। तान्या, विद्धि, अरे रिया के पीछे भाई है, हाय। सो रिया कह रही है भाग रिया ने पक्की बात भगा दिया होगा। छोटे भाई बहनों की कोई इज्जत नहीं होती, मेरे को ऐसा लगता है। सो सर गलत कह रहे हो आप, बड़े भाई बहनों वो की है वो होती। यहाँ पे। तो तान्या, विधि समझ में आया अच्छे से? यस सर। ओके, सो ठीक है, दैट वाज ऑल आज की क्लास के लिए। बाय बाय। बाय उत्कर्ष, बाय तुषाली, तान्या, रिया बाय, विधि बाय, अर्पिता बाय, बाय दीक्षा सर। बाय। थैंक यू सर।